फैक्टर्स का। एक तो आपको जब हीमोफीलिया का पेशेंट में प्लेटलेट्स का तो इश्यू नहीं है, हीमोफीलिया वाले पेशेंट में तो इन फैक्टर्स का इश्यू है, सिर्फ एपीटीटी हाई होगा, सिर्फ एपीटीटी, ओनली दिस, और कुछ नहीं। मैं कहूं पीटीबी नॉर्मल, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, ब्लीडिंग एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओनली एपीटीटी हाई, ओनली एपीटीटी हाई, ओनली एपीटीटी हाई। आंसर क्या होगा? इंट्रिंसिक प्रॉब्लम। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जी? हीमोफीलिया। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्लियर है हाथी मेरा जोया समा? जी सर सर। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग में ब्लीडिंग टाइम हाई नहीं होगा? जब प्लेटलेट का कोई इश्यू नहीं है ना, आपने ब्लीडिंग टाइम को नहीं छेड़ना। अगर प्लेटलेट का कोई इश्यू है तो आप बीटी सोचो, ब्लीडिंग टाइम। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स का इश्यू है, या पीटी सोचोगे या एपीटीटी सोचोगे। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में मसला है तो एपीटीटी हाई होता है, पीटीबी इफेक्ट नहीं होता। आईएनआर को आप अंदर से निकाल दो, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, तो मैं कहूँ यार ये क्या है, इसका मोबाइल बार बार तंग कर रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए। मैं आपसे ये कहूँ सब कुछ नॉर्मल है, एपीडीटी हाई है, आंसर क्या लगाओगे? बटी ये अपना मोबाइल पकड़ेगा, मेरे कान खाए हुए। तो फिर आप कहोगे हीमोफीलिया, इंट्रिंसिक पाथवे का प्रॉब्लम है। आगे आ जाओ। उसके बाद जब हम किसी पेशेंट को हेपारिन देते हैं, ये भी आगे पढ़ते हैं, हेपारिन में भी क्या हाई हो जाता है? एपीडीटी। हेपारिन किस पाथवे को अफेक्ट करती है? इंट्रिंसिक पाथवे को। बस अभी इतना याद कर लो। पेपर में दो चीजें याद रखना, तुक्का नहीं मारना ये। अगर तो ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट काउंट का इश्यू है तो आपने प्लेटलेट का डिसऑर्डर सोचना है। लेकिन प्लेटलेट के डिसऑर्डर में पीटी, एपीटी, टीआईएनआर कुछ भी मसला नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। अगर प्लेटलेट का इश्यू नहीं है तो फिर ब्लीडिंग टाइम को नहीं छेड़ना। अब यहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स का इश्यू है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स इंट्रिंसिक पाथवे वाले, इंट्रिंसिक पाथवे का मसला होगा, एपीटीटी हाई होगा, वो एपीटीटी हाई है, इंट्रिंसिक पाथवे का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद हेपारिन जब देते हो तो उन पेशेंट का भी एपीडीटी हाई हुआ होता है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर के फेवरेट है, याद रहेंगे? आगे चलूं? यस सर। जी उसके सर। बाद क्या है जी? उसके बाद क्या है जी? एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये छोटा सा ही है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये ये कैसे एक्टिवेट होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये देखें, आपकी जो ब्लड वेसल जब डैमेज होती है, डैमेज एंडोथेलियल सेल से क्या रिलीज होता है? कि क्या लिखा है मैंने? डैमेज ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल से क्या रिलीज हुआ? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ। ये दूसरा पाथवे पढ़ने लगे। टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 7 को किस में कन्वर्ट कर देता है? 7A में। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक पाथवे दो ही लाइन है बस। ब्लड वेसल जब डैमेज होती है तो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स क्या रिलीज करते हैं? डैमेज एंडोथेलियल सेल्स क्या रिलीज करते हैं? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर 7 फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। 7 फैक्टर एक्टिवेट हो गया, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब फैक्टर 7 एक्टिवेट हो गया ना जी ब्रोस? यस सर। अब फैक्टर 7 क्या करेगा? आगे वही स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। फैक्टर 7 भी फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा। आगे सेम पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कहां से आपने सेम हो जाएगा? फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7 एक्टिवेट हुआ टिश्यू फैक्टर की वजह से, फैक्टर 7 एक्टिवेट होके 10 को एक्टिवेट करेगा। सिंपल जी बात। 10 आगे से 10, फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा, उसने 2 को कर देना, आगे से सेम पाथवे है। क्लियर है किसी को कोई डाउट जी ब्रोस? सर आते मैं रजोया सामा? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लें, आगे चलूं? अच्छा, अब देखें, जब आप किसी पेशेंट को वारफरिन ड्रग देते हो ना तो एक्सट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट होता है।
और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए टेस्ट होता है पीटी। एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? पीटी। अगर आपका पीटी हाई हो तो कौन सा पाथवे इफेक्ट करोगे? Extrinsic. अगर आपका एपीटीटी हाई हो फिर कौन सा पाथवे इफेक्ट करोगे? Intrinsic. इंट्रिंसिक। अगर हेपारिन ले रहे हैं तो कौन सा पाथवे इफेक्ट हो रहा है? Intrinsic. तो हेपारिन वाले पेशेंट्स में, हेपारिन एंटीकोगुलेंट ड्रग, हेपारिन जब एंटीकोगुलेंट ड्रग चल रही हो तो क्या हाई करोगे? APTT. वारफरिन ड्रग चल रही हो तो क्या हाई करोगे? PT. पीटी हाई करोगे। फैक्टर 7 का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हाई करोगे? PT. ऊंची बोलो। PT. PT. पीटी हाई PT सर। करोगे। एक बात तो क्लियर हो गई, अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे का कोई मसला होगा तो पीटी हाई करना है। और पीटी हाई होगा या वारफरिन चल रही होगी या पेशेंट को फैक्टर 7 का कोई प्रॉब्लम होगा। एपीटीटी अगर हाई हुआ तो इंट्रिंसिक पाथवे का प्रॉब्लम है। एपीटीटी हाई होने से मुराद है या तो उस पेशेंट को हेपारिन चल रही है या उस पेशेंट को हीमोफीलिया ए है, बी है या सी है। सबको क्लियर हो गया? आगे चलो जी। Yes, sir. यस सर। इब्राहिम, इसमें से क्या क्वेश्चन थे? क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में हमने प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम को कुछ किया? No, sir. नो नहीं सर। किया, कुछ नहीं किया। प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम अगर मसला आता है तो वो प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर सोचो, इधर नहीं होना फिर। इसीलिए अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स का इश्यू हो तो थिंक अबाउट पीटी, एपीटीटी, आईएनआर। अगर प्लेटलेट्स का इश्यू हो तो थिंक अबाउट के Bleeding time bros. and platelet count. यस, तो आई होप सो सब लोगों को ये मोटी इब्राहिम समझ आइए बात की। जी सर आ गई है। इनमें से कौन से क्वेश्चन थे पेपर में? सर इसमें ये था कि हेपारिन दे रहे हैं तो क्या मॉनिटर करेंगे, वारफारिन दे रहे हैं तो क्या मॉनिटर करेंगे, हीमोफीलिया ठीक है। में कौन सा फैक्टर जो है वो नहीं होगा। उसके अलावा सर इसमें सिट्रेट वाला क्वेश्चन भी था, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला भी था। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन आपको आंसर मिल गए ना जी ब्रोस? जी सर। अच्छा, आगे देखो। अब मेरी बात सुनना। फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये हैं ब्लड क्लॉट कराने वाले। ये कौन से हैं जी? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। और प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस क्या है? ये एंटी कोगुलेंट है। ये क्लॉट बनने से रोकते हैं। फातिमा रज़ोया सम, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखिएगा, ये सारे फैक्टर जो बनने हैं, ये सारे फैक्टर जो मैंने लिखे हैं 2, 7, 9, 10, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। जीव नेट है यार मेरा, वो बड़ा कौन शायद। प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं, एक्टिवेट नहीं होते। एक्टिवेट पता कब होते हैं? इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। इन फैक्टर्स के अंदर हमने क्या अटैच करना है? कौन सा ग्रुप अटैच करना है? Carboxyl. कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कौन करता है? गैमा ग्लूटामाइल, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये एंजाइम होता है जो इन फैक्टर्स, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करना है किस एंजाइम ने? गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ट्रांसफेरेज लिख दिया, कार्बोक्सिलेज, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करना, कार्बोक्सिलेज। अब मेरी बात सुनिएगा सब। ये एंजाइम विटामिन के मांगता है, कहता है मुझे पहले विटामिन के दो।
इसका मतलब विटामिन के होगा तो ये एंजाइम काम करेगा, तो फिर इन सारे फैक्टर्स में क्या ऐड होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। Carboxyl. कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होगा तो उसके साथ क्या बाइंड होगा? कैल्शियम। कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ किसने बाइंड होना होता है? कैल्शियम ने। तो इसका मतलब जिन लोगों को विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी उनका गैमा ग्लूटामाइल का कार्बोक्सिलेज काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा, क्या इन फैक्टर्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होगा? No, sir. जब कार्बोक्सिल ग्रुप ही नहीं होगा, क्या कैल्शियम बाइंड होगा? No, sir. तो जब विटामिन के नहीं होगा, ये एंजाइम काम नहीं करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा, कैल्शियम बाइंड होगा, विदाउट कैल्शियम कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर आपका ये काम नहीं करेगा। तो जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, विटामिन के जब नहीं होगा, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये सारे फैक्टर जो मैंने लिखे हैं इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा, और जब कार्बोक्सिल ग्रुप ही नहीं होगा तो कैल्शियम बाइंड ही नहीं होगा। जब कैल्शियम ही नहीं बाइंड हुआ क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, जब कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा कैल्शियम बाइंड नहीं होगा। ये फैक्टर्स होंगे तो जरूर, लेकिन किसी काम के नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो क्या विटामिन के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो जाएगी? क्या ये फैक्टर काम करते हैं विटामिन के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में? Yes, sir. क्या ये फैक्टर्स काम करेंगे जिनको विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी? No, sir. नहीं काम करेंगे। मुझे एक बात बता दो अब सिंपल सी, अब विटामिन के को हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। विटामिन के हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है? रिड्यूस फॉर्म में। नॉर्मली ये किस फॉर्म में होता है? Oxidase. ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब विटामिन के को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? Reduced form. रिड्यूस फॉर्म में। अब ऑक्सीडाइज विटामिन के को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है? रिड्यूस विटामिन के में। गैमा ग्लूटामाइल कौन से विटामिन के को इस्तेमाल करेगा जो क्या हो? रिड्यूस फॉर्म हो। ये एंजाइम कौन सा होगा? एपोक्साइड रिडक्टेज। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज विटामिन के को रिड्यूस विटामिन के में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? Epoxide reductase enzyme. एपोक्साइड रिडक्टेज। ये एंजाइम काम करेगा, एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा, ऑक्सीडाइज विटामिन के रिड्यूस विटामिन के में कन्वर्ट होगा। रिड्यूस विटामिन के जो होगा उसको कौन इस्तेमाल करेगा? गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम जब काम करेगा, इसको जब रिड्यूस विटामिन के मिलेगा तो इन फैक्टर्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, फिर इनके साथ कैल्शियम बाइंड होगा, फिर ये फैक्टर किसी काम आ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपका विटामिन के अवेलेबल नहीं है, गैमा ग्लूटामाइल आपका काम नहीं करेगा, इन फैक्टर्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा, कैल्शियम बाइंड नहीं होगा, ये फैक्टर किसी काम के नहीं होंगे। बात समझ गए हो? जी सर। Yes, sir. आती मैं तो समझ, जल्दी से बता दो। जी सर। अच्छा अब मुझे बताना, यस सर। अब मुझे आप सब लोग बताओ, क्या क्या आपका ये जो वारफरिन ड्रग है किस एंजाइम को इनहिबिट करती है? किस एंजाइम को इनहिबिट करती है? Epoxide reductase enzyme. यस। तो ऑक्सीडाइज विटामिन के किस में कन्वर्ट नहीं होता? Reductase vitamin में रिड्यूस विटामिन के में। reduce. वारफरिन दे के आपने एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, इसलिए वारफरिन देने के बाद आपकी ऑक्सीडाइज विटामिन के रिड्यूस विटामिन के में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब रिड्यूस विटामिन के नहीं होगा ये एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा, फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा। इसका मतलब जब आप वारफरिन देते हो बेसिकली आपने कौन से फैक्टर को टारगेट किया है? So factor 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। Protein S. तो मुझे जल्दी से बता दो डॉक्टर जोया, जल्दी से बताएं, वारफरिन ने किस एंजाइम को इनहिबिट किया एपोक्साइड रिडक्टेज को जिससे क्या नहीं होगा? रिड्यूस विटामिन के नहीं बनेगा। जब रिड्यूस विटामिन के नहीं होगा कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो इन फैक्टर्स पे क्या नहीं होगा ऐड?
कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा और फिर कैल्शियम बाइंड नहीं होगी, फिर ये वर्क तो ये फैक्टर किसी काम के नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो इसका मतलब एक बात आपने नोट कर ली, वारफरिन देने से ये फैक्टर जब काम नहीं करेंगे, इसलिए हम कहते हैं वारफरिन खून पतला करने वाली दवाई है, एंटी कोआगुलेंट है, क्योंकि आपने 2 7 9 10 को काम ही आपने उनको किसी जोगा रहने नहीं दिया, तो वो फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वारफरिन से कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके ब्लड में इफेक्ट होंगे? 2 7 9 10। 2 7 इसीलिए वारफरिन जब हम देते हैं तो फिर ये एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, अगली बात सुनो भाई, जब आपने वारफरिन स्टार्ट की, ये फैक्टर्स भी कम होंगे और ये फैक्टर्स भी कम होंगे। ये वो फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग करवाते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग को रोकते हैं। ये फैक्टर्स चाहते हैं क्लॉट ना बने, ये फैक्टर्स चाहते हैं क्लॉट बने। जब आपने वारफरिन स्टार्ट की, पहले ब्लड में क्या कम हो जाता है? वारफरिन स्टार्ट करने के बाद पहले ब्लड में क्या कम होता है? क्लॉटिंग की एंटी क्लॉटिंग? फॉर एग्जाम्पल आज आपने वारफरिन स्टार्ट की, आपका पहले कौन सा फैक्टर इफेक्ट होंगे वारफरिन स्टार्ट करने के बाद? 2 7 9 10 के प्रोटीन सीएस। तो इसका मतलब जब आप शुरू में वारफरिन स्टार्ट करते हो, आपके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स कम नहीं होते, बल्कि शुरू में आपके कौन सा फैक्टर कम होते हैं? एंटी कोआगुलेंट फैक्टर। तो क्या वारफरिन जब एंटी कोआगुलेंट फैक्टर काम नहीं करेंगे, क्या वारफरिन देने से ब्लड शुरू में ज्यादा क्लॉट बनेगा? क्योंकि पहले कौन सा फैक्टर कम हो गए? यस सर, एंटीकोगुलेंट। इसलिए जब आप वारफरिन स्टार्ट करते हो, तो पहले 5 7 दिन वारफरिन स्टार्ट करने के बाद पेशेंट का ब्लड एंटी कोआगुलेट होने की जाए बल्कि क्लॉट ज्यादा बनते हैं। हम तो वारफरिन इसलिए दे रहे हैं कि क्लॉट्स ना बने, लेकिन जब हम वारफरिन स्टार्ट करते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में क्लॉट बन के उल्टा काम चल पड़ता है। क्लॉट, हालांकि हम वारफरिन दे रहे हैं कि क्लॉट ना बने, थ्रोम्बस ना बने, लेकिन वारफरिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वारफरिन देने से कुछ शुरू के दिनों में थ्रोम्बस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि पहले कौन से फैक्टर कम हो जाते हैं? प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ कम होती है, इसलिए वारफरिन से ये फैक्टर पहले इफेक्ट होते हैं। इसलिए वारफरिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ दिन जो है वो वारफरिन प्रो कोआगुलेंट होती है, वो क्लॉट्स बनवा देती है। इसीलिए जब हम वारफरिन स्टार्ट करते हैं तो स्किन की ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो स्किन की नेक्रोसिस हो जाती है। इसीलिए हम इस चीज से बचने के लिए कि वारफरिन स्टार्ट करने के बाद ब्लड क्लॉट ना हो, शुरू के कुछ दिन ज्यादा क्लॉट होता है, तो इसीलिए हम साथ फिर वारफरिन के साथ फिर शुरू के कुछ दिनों में क्या देते हैं? हेपरिन। हेपरिन देते हैं। बात समझ आ गई सब लोगों को? जब हम वारफरिन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ब्लड क्लॉट होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। कौन सी ब्लड वेसल इफेक्ट होती है सबसे ज्यादा? स्किन की। स्किन की नेक्रोसिस हो जाती है। इसलिए हम वारफरिन स्टार्ट करने के बाद एक तो आपको आएगा स्किन की नेक्रोसिस होगी, एक तो वारफरिन का ये साइड इफेक्ट बहुत आता है। इस चीज से बचने के लिए हम वारफरिन जब स्टार्ट करते हैं शुरू में कुछ दिन हम किस चीज से ब्रिजिंग करते हैं? हेपरिन से। हेपरिन के साथ। ये भी पेपर का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सबको? आतिम रज़ोया उसामा? यस सर। अच्छा, उसके बाद जब ये कुछ दिन हेपरिन चली जाती है फिर हम हेपरिन बंद कर देते हैं, क्योंकि बाद में फिर ये फैक्टर्स फैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब ये फैक्टर्स वारफरिन जब इनको पकड़ लेती है ना, फिर आपको हेपरिन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वारफरिन का जो असल वाला काम था ना एंटी कोआगुलेंट, फिर वारफरिन का एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट आने लग जाता है। फिर वारफरिन जो है वो थ्रोम्बस नहीं बनने देती। शुरू के कुछ दिन में इसलिए बनते हैं कि पहले ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये एंटी कोआगुलेंट फैक्टर से ये कम होने की वजह से शुरू में क्लॉट ज्यादा बनते हैं। इसलिए जब वारफरिन कुछ दिन चली जाती है उसके बाद फिर ये क्लॉट इफेक्ट हो जाएंगे। फिर वारफरिन का एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट तब आता है जब ये फैक्टर्स इफेक्ट होंगे, इसलिए बाद में हम हेपरिन बंद कर देते हैं। आतिम, मैना, जोया उसामा, हाफिज उमर? यस सर। जल्दी यस सर। जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, अब क्या होगा जी? हाफिज उमर, आपको समझ आ गई? यस सर। हाफिज उमर, जब वारफरिन स्टार्ट करते हैं शुरू में क्या देते हैं साथ? हाफिज उमर, जब हम वारफरिन स्टार्ट करते हैं शुरू में साथ क्या स्टार्ट करते हैं वारफरिन के? एंटी क्लॉटिंग काम होना स्टार्ट हो जाती है स्टार्ट में। ठीक है। और इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं? वारफरिन के साथ क्या स्टार्ट करते हैं?
हेपारिन। तो इसीलिए जब वारफेरिन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ दिन हम पेशेंट को क्या देते हैं रोज? आतिमा रज़ोया सामा हेपरिन सर। हेपारिन देते हैं। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर हम हेपारिन बंद कर देते हैं। अच्छा, अगली बात सुनना मेरी गौर से। वारफेरिन साइड पे निकल गई। अब आगे मैं वारफेरिन का मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। एपोक्साइड डक्टेज एंजाइम, वारफेरिन इज एंटीकोगुलेंट ड्रग, टारगेट फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन C and protein S, but initially due to low half life of protein C and S, the initial effect of warfarin is procoagulant. To prevent the effect of procoagulant effect of warfarin, initially we bridge with heparin. विद हेपरिन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें अगली बात क्या होगी। चलो वारफेरिन को दफा करो, भूल जाओ। विटामिन के, मैं विटामिन के नहीं खा रहा, मेरे फैक्टर 2, 7, 9, 10 इफेक्ट होंगे? यस और नो? यस सर। विटामिन के नहीं खा रहा, विटामिन के नहीं खा रहा, डाइट में नहीं है, चरसी भंगी जहाज नशई, मैल न्यूट्रिशन। अगर आपको मैल न्यूट्रिशन हो, आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक होगी। विटामिन के बारे में बता रहा हूं। विटामिन के बनाता है इंटेस्टाइन। बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं? जो मेरी भतीजी पैदा हुई है, भतीजी को भांजी, भाई की बेटी भांजी, हाँ भांजी, तो वो जो मेरी भांजी पैदा हुई है, क्या जिस दिन वो पैदा हुई थी उसके इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया था? नो सर। इसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, बैक्टीरिया ज्यादा होने से विटामिन के बनता है। तो हमारा विटामिन के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं। क्या जो बच्चा पैदा हुआ उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी? यस सर। इसलिए पैदा होते साथ ही बच्चे को क्या लगा दिया जाता है? कौन सा इंजेक्शन? विटामिन के का इंजेक्शन। विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद विटामिन के, विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट डाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो क्या विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी? जी सर। फैट डाइजेशन का प्रॉब्लम या पैंक्रियाज में आता है या बाइल या गाल ब्लैडर बाइल से रिलेटेड आते हैं, ऐसे ही है। अगर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो, किसी पेशेंट को पैंक्रियाज का कोई इशू हो, किसी पेशेंट को बाइल एसिड की डेफिशिएंसी हो, बाइल नहीं होगा या पैंक्रियाज नहीं होगा तो आपकी सारी फैट आपके पोटी में निकल जाती है। अगर आपको फैट डाइजेस्ट नहीं हो रही तो क्या आपको विटामिन ए, डी, ई के लॉस हो रहा है पोटी में? यस सर। इसका मतलब ये 3 काजेज आपने ध्यान में रखनी है। मैल न्यूट्रिशन, चरसी भंगी जानी चाहिए। उसके बाद नंबर न्यूबॉर्न बेबी, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं होते। और तीसरे नंबर पे अगर कोई आपको स्टिथोरिया है, लाइक आपको फैट डाइजेशन नहीं हो रही, कोई पैंक्रियाज का इश्यू है या बाइल का इश्यू है, तो ये सारी कंडीशन में आपका विटामिन के कम हो जाएगा। विटामिन के जब कम हो जाएगा, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज काम नहीं करेगा, फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो होंगे इनके ऊपर जो है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। अच्छा, आगे देखो। इसीलिए वारफेरिन भी तो विटामिन के थ्रू एक्ट कर रही है ना, इसीलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी में फैक्टर 7 एक्सट्रिंसिक पाथवे में था कि इंट्रिंसिक पाथवे में था? एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर होने से क्या हाई होता है? पीटी। पीटी। फैक्टर 9 and 10 ये किस पाथवे में था? सर इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में इफेक्ट होने से क्या हाई होता है? एपीटी। तो क्या विटामिन के में दोनों हाई होंगे? यस सर। यस। इसीलिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए पीटी भी हाई, एपीटीटी भी हाई, दोनों हाई हैं, फिर विटामिन के डेफिशिएंसी लगाओगे। अगर सिर्फ पीटी एपीटीटी हाई है फिर हीमोफीलिया लगाओगे। अगर एपीटीटी हाई है और ड्रग पूछी है, हेपारिन लगाओगे। अगर सिर्फ पीटी हाई है, ड्रग पूछी है, वारफेरिन लगाओगे। ये चीजें रट्टा मार लो, नहीं भी समझ आई तो। समझ आ गई सबको? आतिमा को समझ? यस सर। यस। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए पीटी हाई, एपीटीटी हाई, विटामिन के डेफिशिएंसी, अगर आपको पेपर में आ जाए एपीटीटी हाई है, ड्रग कौन सी ले रहा है? हेपारिन। पीटी हाई है, ड्रग कौन सी ले रहा है? वारफेरिन। ठीक है, सिर्फ एपीटीटी हाई है और बचपन से ब्लीडिंग हो रही है जब से वो पैदा हुआ है, सही है, आप लिखोगे हीमोफीलिया ए है, बी है या सी है।
अगर लिखा है सब कुछ नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम हाई है, तो इट्स प्लेटलेट डिसऑर्डर। अब मेरी बात सुनना आप सब लोग, एक तो याद रख लो, विटामिन के का एंटीडोट, वारफेरिन का एंटीडोट क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के। लेकिन अगर फौरी तौर पे वारफेरिन का इफेक्ट खत्म करना है, फिर आप एफएफपी लिखोगे, एफएफपी। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अगर इमरजेंसी आपको वारफेरिन का इफेक्ट खत्म करना है, तो एफएफपी इज द एंटीडोट। फ्रेश या क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट, ये आपको पेपर में आने चाहिए लफज। अगर वारफेरिन का फौरी इफेक्ट खत्म करना है, एफएफपी या क्रायोप्रेसिपिटेट, CRYO PRE, क्रायोप्रेसिपिटेट। अगर दोनों लिखे हो तो चूज क्रायोप्रेसिपिटेट। वारफेरिन का इफेक्ट फौरी खत्म करना है, फौरी खत्म करना है, और अगर तीनों लिखे हुए हैं, विटामिन के भी, एफएफपी भी, क्रायोप्रेसिपिटेट भी, तो फिर तीनों में से बेस्ट क्रायोप्रेसिपिटेट। अगर क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं लिखा हुआ, फिर फौरी तौर पे इमरजेंसी वारफेरिन का इफेक्ट खत्म करने के लिए एफएफपी देते हैं। अगर वो उसने कुछ नहीं, इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं था, फिर वारफेरिन का इफेक्ट खत्म करने के लिए विटामिन के देते हैं, अगर सर अगर इमरजेंसी नहीं है। एफएफपी और विटामिन के दोनों हो फिर क्या करेंगे? डिपेंड करता है उसने सिनेरियो का बताया। अगर तो इमरजेंसी की हालत है, कोई इमरजेंसी में कोई सर्जरी करनी पड़ गई है फौरन, ठीक है, तो फिर एफएफपी। जी सर। अगर वो विदाउट कोई एनी इमरजेंसी का कोई केस नहीं है, पेशेंट का INR भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, PT भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर विटामिन के। ओके सर। अगर इमरजेंसी नहीं है तो विटामिन के, अगर इमरजेंसी है तो एफएफपी, और अगर इमरजेंसी है एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट दोनों है, फिर क्रायोप्रेसिपिटेट। जी सर। जी आती है रसोई सामा, सब लोगों को क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर। जी प्रोटामिन सल्फेट हेपारिन में देते वो हैं। हेपारिन का एंटीडोट है, वो आगे मैं पढ़ाता हूँ। ये अभी मैं सिर्फ इससे रिलेटेड करवा रहा हूँ, आगे सारी चीजें दोबारा एक दफा करवाता हूँ। अच्छा, उसके बाद प्रोटामिन हेपारिन का एंटीडोट है, वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, एफएफपी है। अगर हेपारिन का इफेक्ट खत्म करना हो तो प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन PROT है, प्रोटामिन सल्फेट। अच्छा, अब अगली बात मेरी बात सुनना। मैंने आपको ये कहा, अभी तक हमने जो मसले किए, हीमोफीलिया, विटामिन के, वारफेरिन, हेपारिन, इन 4 कंडीशन में हमने एपीटीटी और पीटी को छेड़ा है ना, और तो किसी चीज को नहीं ना छेड़ा। यस और नो? Yes, sir. क्या ब्लीडिंग टाइम को छेड़ा? नो No, सर। sir. नहीं। कल हमने जो डिसऑर्डर पढ़े थे उनमें हमने सिर्फ किसको छेड़ा था? Bleeding time. ब्लीडिंग टाइम को। उस कल हमने पीटी एपीटीटी को छेड़ा था? नो No, सर। sir. No, अगर sir. दोनों छेड़े हो, उधर से बीटी भी हाई हो, उधर से बीटी भी हाई हो, और एपीटीटी भी हाई हो, वॉन विलिब्रेंड डिजीज, याद रहेगा? बाकी सब कुछ नॉर्मल हो, तो ब्लीडिंग टाइम हाई लिखा है और एपीटीटी हाई लिखा है, फिर कौन सी डिजीज लिखोगे? वॉन विलिब्रेंड डिजीज। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर 8 के साथ भी लिंक्ड होता है, जी सर। इसलिए क्योंकि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर में एक तो ब्लीडिंग टाइम इसलिए हाई है कि प्लेटलेट नहीं जुड़ रहे। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का फैक्टर 8 के साथ लिंक था ना, इसलिए जिनको वॉन विलिब्रेंड डिजीज होती है उनका फैक्टर 8 भी फैक्ट होता है। फैक्टर 8 फैक्ट होने की वजह से क्या हाई हो जाएगा? APTT. एपीटीटी। आई होप आप सब लोगों को। जी इब्राहिम, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? जी सर हो गए। तो मैं सुनूंगा, आप सब लोग लिखेंगे दोबारा एक एक दफा। तो डॉक्टर जोहा माइक्रोफोन ऑन करें। जी सर। पीटी है, एपीटीटी है, आंसर दें। विटामिन के डेफिशिएंसी। सब लोग लिख लें आगे, पक्का हो जाएगा ऐसे। विटामिन के काजिज बता दो। बच्चा पैदा होता है तो क्या इंजेक्शन देते हैं? विटामिन के का। विटामिन के का, ठीक है। इब्राहिम माइक्रोफोन ऑन करो। जी सर। इब्राहिम, सिर्फ एपीटीटी है, बाकी सब कुछ नॉर्मल, क्या लिखोगे? ड्रग कोई नहीं ले रहा, ड्रग कोई नहीं ले रहा। सर फैक्टर्स का मसला बनेगा सर, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैं क्या, सिर्फ एपीटीटी है।
मैं पीटी किया, नहीं सर। सिर्फ एपीटीटी हाई। हेमोफीलिया सर। हीमोफीलिया, जी सर वो मिक्स हो गया था। हीमोफीलिया ए, इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हीमोफीलिया ए हो, बी हो, सी हो, सिर्फ एपीटीटी हाई होगा। आतिफ माइक्रोफोन जी ऑन सर। करो। यस सर। आतिफ पेशेंट ड्रग ले रहा है, एपीटीटी हाई है, सर हेपरिन ले रहे हैं वो। हेपरिन आगे लिख दो। अगर ड्रग का पूछा जाए तो हेपरिन जी। उसके बाद जिले, माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। जिले मुझे ये बताओ कि पेशेंट जो है वो ड्रग ले रहा है और पीटी हाई है, पीटी और आईएनआर हाई है। यस सर। सर वो वारफरिन ले रहा है। वारफरिन ले रहा है, ठीक है, आगे वारफरिन लिख दो जी। उसके बाद अल्लाह थोड़ा भला करे, शिराज माइक्रोफोन ऑन करो। डॉक्टर जोहा, शिराज ने जी माइक्रोफोन नहीं ऑन सर। किया। जब सर ये है तो नहीं, शिराज चाहो नहीं तो है बेचारे सर को होना। लीव भी हो गया। हाशिम माइक्रोफोन ऑन करो। हाशिम, यस सर। हाशिम मुझे ये बताओ, पेशेंट का जो है वो आपके पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम हाई है और एपीटीटी हाई है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है। वन हाँ जी, विल बैंड डिजीज। वॉन विली वन विली ब्रांड डिजीज। यस जी। आतिफ मेरा जोया सामा, आप सब लोगों को ये बातें अच्छी तरह जी याद होगी। सर। आगे चलें, जी सर। चलें नेक्स्ट लिखें जी। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर यस चलें, सर। तो इब्राहिम इसमें से जो जो क्वेश्चन थे वो बता दो जल्दी से। सर जी सारे ही थे। सारे थे? तो चलो आगे लिखो जी यस नेक्स्ट। सर। अब हम लोग पढ़ते हैं जी, अब साल लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अच्छा अच्छा। अब एक चीज और, तो मेरे नेट ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, 1 मिनट ठहर जाओ। सर वो भी एक साथ करवा देंगे, किस किस में एपीटीटी पीटी ये हाई होता है और बीटी हाँ भी मैं वही हाई होता करवाने है, ये लगा, लास्ट टाइम आपने मैं वही लिखवाए थे ना। जी हाँ मैं सर। वही करवाने लगा। नेट मेरा किसी पास लगे तो मैं कराऊंगा। यस सर। चोरों के हाथ में तो हुकूमत है। 1 मिनट ठहर जाए। चले, मैं मेरी बात आ रही है ना आपको? यस सर। अच्छा चले, अपना इधर देखें। अगर ऐसा लिखा हो, हूं करते जाए, मेरा जरा नेट बंद है। इब्राहिम ओके सर। जोया, अच्छा अगर जी आपका सर। पीटी भी हाई हो, अगर आपका एपीटीटी भी हाई हो, अगर आपकी प्लेटलेट काउंट लो हो, अगर आपका जो है वो ब्लीडिंग टाइम भी हाई हो, सारा कुछ ही मसला है। प्लेटलेट काउंट कम है, ब्लीडिंग टाइम भी हाई हो गया, पीटी भी हाई हो गया, एपीटीटी भी हाई हो गया है, ठीक है, और डी डाइमर्स भी पॉजिटिव हो, और डी डाइमर्स भी आपके हाई हो, आपकी बॉडी में डीआईसी चल रहा है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, आपकी पूरी बॉडी में डीआईसी चल रहा है। तो डीआईसी कब आप सोचोगे? जब सारा कुछ ही क्या लिखा हो, सब कुछ ही हिल गया, प्लेटलेट्स भी, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी। इसका मतलब अगर डी डायमंड भी हाई है, पीटी भी हाई है, एपीटीटी भी हाई है, बीटी भी हाई है, प्लेटलेट काउंट लो है, और नर्स ने जहां पे सुई लगाई है, नर्स ने जहां पे सुई लगाई है, यहां से ब्लीडिंग हो रही है, जहां से आईवी लाइन लगी हुई है, जहां से नीडल लगी हुई है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लूज कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? सर डीआईसी। डीआईसी। आगे बढ़ते हैं डीआईसी की कागज में। तो ये 5-7 क्वेश्चन आप सब लोगों को, जब सारा कुछ ही बेड़ा गर्क हुआ हो, क्या लगाओगे? डीआईसी। डीआईसी। डीआईसी, सारा कुछ ही उड़ा दो। ये जी आसान, सर। पिक करना आसान होता है। तो आगे लिखो जी हीमोफीलिया। पहले हीमोफीलिया लिखते हैं जी। चलो जी, हीमोफीलिया
हीमोफीलिया ए गया। चलो हीमोफीलिया ए, मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया ए होता है जी। मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया ए होता है जी। उसके बाद हीमोफीलिया बी, सेकंड नंबर पे हीमोफीलिया बी आ जाता है। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा नेक्स्ट लिखें जी। हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा अब जो हीमोफीलिया ए और बी है ना, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ए और बी। हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हीमोफीलिया सी जो है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और जो डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो वो कौन से पेशेंट होंगे सिर्फ? इसलिए हीमोफीलिया ए के ज्यादातर पेशेंट, ए और बी के ज्यादातर बच्चे कौन से होते हैं, मेल का फीमेल? फीमेल। Female. बॉयज होते हैं। Male. मेल बॉयज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जब वर्ड लिखा आ जाए ना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, लड़के अफेक्ट करने, लड़कियां अफेक्ट नहीं करनी। तो इसीलिए आपके पास 80% हीमोफीलिया ए होता है, सी तो बहुत ही कम होता है। इसलिए हीमोफीलिया ए और बी ज्यादा आपको कॉमन कैसे मिलते हैं? इसलिए हीमोफीलिया के बच्चे आपको क्वेश्चन में मेल मिलेंगे कि फीमेल मिलेंगे? मेल मिलेंगे। Male. फीमेल होगा तो हीमोफीलिया जेन से निकाल देना। फीमेल होगा तो हीमोफीलिया बी, जी ए और सर। बी, हीमोफीलिया ही जेन से निकाल देना। सी का क्वेश्चन वो बहुत कम करता है, वो फिर वॉन सर। विलिब्रेंट डिजीज की तरफ चले जाना। क्योंकि अगर मेल और फीमेल, अगर तो फीमेल है ना तो फिर वॉन विलिब्रेंट डिजीज की तरफ चले जाना, अगर मेल है तो फिर इधर ही रहना हीमोफीलिया की तरफ। जी याद रहेगा? इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट Yes, लिखें sir. जी। सिम्टम्स क्या होते हैं हीमोफीलिया के? अब मैं इकट्ठे सिम्टम लिखवा रहा हूँ ओवरऑल। हीमोफीलिया में ना आपके हैवी ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग कहाँ पे होती है? मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। कभी सुना मसल्स के अंदर ब्लीडिंग? नहीं। जॉइंट्स नो में सर। ब्लीडिंग हो जाती है, जोड़ों में ब्लीडिंग हो जाती है, हीम आर्थरोसिस। तो जॉइंट्स में ब्लीडिंग, कभी प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर में जॉइंट्स में ब्लीडिंग थी? नो सर। इसीलिए sir. याद रखो, जब बड़ी बड़ी ब्लीडिंग हो, खतरनाक ब्लीडिंग हो, जोड़ों में ब्लीड, जॉइंट्स में ब्लीड, मसल्स में ब्लीड, प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स नहीं सोचने। प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर टिमके होते हैं, पेटिकिया, परपुरा, ब्रूजेस, नाक से खून, दांत क्लोया, खून नहीं स्टॉप हो रहा। वो जो माड़ी मोटी ब्लीडिंग है ना, नाक ब्लीडिंग, इट्स नॉट मच से, ठीक है। उसके बाद डेंटल ब्लीडिंग, कोई बहुत बड़ी ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई काले पखाने आ जाना, डजेंट मैटर। इतना मतलब मैटर से मुराद कि कोई हैवी ब्लीड नहीं है। जो हैवी ब्लीड होगा वो जोड़ों में ब्लीड हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड है, मसल में ब्लीड है, फिर आप हीमोफीलिया के बारे में सोचोगे। आपको हिस्ट्री में भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अच्छा उसके बाद यस सर। सर्जरी की है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, ब्रेन हेमरेज हो गया, सही है, पखाने में ब्लड आ रहा है, हेमेटोकेजिया। हेमेटोकेजिया मतलब पखाने में ताजा ब्लड आ रहा है, मत काले पखाने नहीं आ रहे, बिल्कुल लाल रंग का खून आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट को रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस आपको क्या करती हैं जी? आपको इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट का क्या है, हीमोफीलिया ए है, बी है या सी है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा? इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा? पीटी हाई मिलेगा, एपीटीटी हाई मिलेगा। सॉरी पीटी नहीं, एपीटीटी हाई मिलेगा, एपीटीटी हाई मिलेगा। उसके बाद उसके बाद एक मिनट ठहरे यार, ये मैं नेट में एडिट कर देना। अच्छा उसके बाद क्या है जी?
उसके बाद है जी, एक हम करते हैं मिक्सिंग स्टडी। मिक्सिंग स्टडी, एक मिनट जरा ठहर जाए, इससे पहले कि मेरा मीटर हिल जाए, मैं जरा नेट ठीक कर लूं अपना। फिर नमाज पढ़ लेते इतनी देर। हाँ, ये नमाज पढ़ लो आप लोग 5 मिनट। आप लोग नमाज पढ़ लो। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही? यस सर। जी सर आप जी सब सबको लोग नमाज पढ़ लो। ओके सर। जी ठीक है सर। सबके नेट का इशू आ रहा है? नो मेरा सर। भी शिराज का भी सर आ रहा है, वो भी 2-3 दफा क्लास मेरी भी। सर सिम यूज करने वालों का यही होना है। नहीं, सिम पे ना, जोंग पे तो अच्छे वैसे सिग्नल आते हैं। आई डोंट, ये जो आपको मेरी सिम आवाज भी ठीक आ रही है ये? वाईफाई लेगा वो। सर फाइबर वाला अच्छा नेट हो ना सबका। हाँ, ये पीडीसीएल पे फाइबर गरीब तो से नहीं। है ना डॉक्टर साहब, ये सारे गरीब से हैं बेचारे। बिल्कुल सर। सर अजकल डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी हूँ। हाँ जी आप साहब, करना मुकाबला। ਨਾ ਨਾ ਸਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इसलिए जी वाईफाई डॉक्टर अच्छा साहब, लगाना हाँ डॉक्टर साहब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मॉनिटर एंज तो ही होना चाहिए, ये अदरवाइज तो ये बहुत अंकर है, ऐसे है। ही नहीं है। बिल्कुल सर। ਸਰ जी सर ਸਾਡਾ आपके ਮੀਟਰ होते हुए कि इसकी हिम्मत नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ। असल मॉनिटर कौन है हमारा? वो ਉਸਾਮਾ। सलमा। एक मिनट ऐसे यार, ये क्यों नहीं चल रहा? सर जी वो सोया हुआ है, असल में क्लासेस लेके आया है बहुत ज्यादा बस सारी उनको सेकंड क्लास अलाउ नहीं होनी अब। हाँ डॉक्टर साहब ने सेकंड क्लास में अपने अलाउ नहीं करना। बिल्कुल सर। वो मुझे ऑनलाइन नजर है, मैं इनको वेटिंग लिस्ट में डाल देना। बस ठीक है, डन। एक मिनट जी, मैं क्लास कनेक्ट कर लूँ, ये जो डल गया क्लास में। बस ये नमाज पढ़ लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो चल पड़ा है, तो 5 मिनट, 4:50 पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग नमाज पढ़ लें।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट करें जी, आते मेरा ज़रा सामा। सर जी 2 मिनट। जी जी। आप में से लड़कों में से परफ्यूम लवर लवर कौन कौन है? जी ब्रोस, आवाज आ रही है आप लोगों को, लड़कों को? यस सर। यस सर हैं। अगर नहीं लिए तो मेरे कहने पे ना ये 2 लेना परफ्यूम, मैं आपको बताता हूँ, कॉपियां लेना, ओरिजिनल ना लेना। ओरिजिनल जितने गए उतने का प्लैब हो जाएगा। अच्छा, आपको ओके दिखाता हूँ। सर। ये वाले 2 जो है ना, मैंने भी कॉपी लिए ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ओरिजिनल का फायदा नहीं है। ये वाले लेना, एक आप ये वाला लेना, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, टॉम फोर्ड नॉयर। ये अब याद करोगे। और एक ये टॉम फोर्ड लेदर, दिस वन, ये लिख लो नाम। टॉम लेदर अच्छा है सर। बहुत अच्छा है, अमेजिंग। प्लानिंग लिखा दें सर। सर ये इसी वालों से मंगा लेना, ये अच्छे हैं। ये 2000-2500 का दे देते हैं। परफ्यूम हब, टॉम फोर्ड लेदर, और ये 5-6 घंटे निकालता है। ये वो परफ्यूम था जो मैं हॉस्पिटल लगा के जाता था, तो मुझसे हर बंदे ने पूछा था कि हमें सेंट का नाम बताओ, कौन सा लगाते हो। ये 2 वाले, ये दोनों, टॉम फोर्ड नॉयर, और ये उससे भी अच्छा है, नॉयर उससे भी अच्छा है। तो ये हैं सर्दियों के, गर्मियों में ना लगा देना। कॉपियां लो, पाकिस्तान में जो है ना वो महंगे परफ्यूम का नहीं फायदा। गर्मी है ना, हमारे सीजन नहीं है, क्योंकि परफ्यूम मौसम के हिसाब से होते हैं। जी स्टार्ट करें जी। यस सर। चलें जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जाते हैं मेरा जया समा। जी सर, तो अटेंडेंस ले लें पहले। अटेंडेंस ले लेते हैं, यस गुड। तो एमएस के भाई, माइक्रोफोन ऑन करें। एमएस के भाई, डॉक्टर का नाम लिखे एमएस के का। अब्दुल शाहमीर, यस सर। जी सर। शाहमीर। अहमद बाजवा, यस सर। अहमद बाजवा, जी सर। अहमद बाजवा नहीं है ये, जहां से मुझे आवाज आ रही है। तो सर जी मैं हो गया। डॉक्टर साहब अहमद बाजवा का नाम लिखे। तो ये कौन बोल रहा था? बाजवे जो उच्ची कह बोल अहमद रहे बाजवा। जी डॉक्टर साहब नाम लिखें, बस लिख अहमद लिया बाजवा, सर। नेक्स्ट लिखें। अलीना नाजिम, यस सर। आतिफ, यस आयशा, सर। यस सर। आयशा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिद्रा गफूर, यस सर। हमारे सबसे प्यारे भाई, 2 भाई, तो यू बोथ ऑफ 3, हाशिम एंड हाफिज। यस सर। यस सर। हफ्सा, वो कहावत नहीं है, बद अच्छा बदनाम बुरा।
जी सर जी बिल्कुल। चले आगे लिखे जी। फिर वो सर दो अच्छा जी, स्टूडेंट क्या करें? सर वो जी दो स्टूडेंट हमारी ना अकेडमी जी, में दो गर्ल्स हैं, वो कहती हैं पता नहीं सर हमसे नाराज रहते हैं। वो कहती कभी सर ने अटेंडेंस भी मारी थी हमसे, कभी सर ने पूछा भी नहीं है। क्या नाम है? एक का नाम अरीबा है, एक का नाम मलाइका। मलाइका एंड रीबा, माइक्रोफोन ऑन करें जी। ये पढ़ती यस हैं सर। हमसे? जी सर। जी एक मिनट सर। पहले, मलाइका रीबा कब से पढ़ रही है? रीबा तो मैंने सर नाम एक ही पहली साल बार हो सर सुना। गया। नहीं सर, कब से पढ़ रही हैं? अच्छा, मलाइका का मुझे पता है, कि रीबा का नहीं मुझे आइडिया। अरीबा भी है सर, अरीबा भी थी। चले जी, रीबा एंड मलाइका, माइक्रोफोन ऑन करें जी। और इसके अलावा सर दो न्यू स्टूडेंट भी ऐड किया ना, उनकी भी ले लें अटेंडेंस आज। यस हाँ सर। जी, हमजा राव और मोइन, माइक्रोफोन ऑन करो। अभी तो है ही नहीं, चलो आते हैं तो मुझे याद करेगा। चलें, नहीं डॉक्टर सर हैं। मलाइका और रीबा, आप लोगों को समझ आई है जी? जी सर। यस सर। चलें, तो अब आप लोगों ने जी और हूँ करना है, ठीक है। इसमें कोई कौन सी कोई बड़ी बात है? आगे लिखे जी। अच्छा, मिक्सिंग स्टडी क्या होती है? देखो मेरी गल सुनो। मिक्सिंग स्टडी बेसिकली ये होती है, अब फॉर एग्जांपल ये है जी, मेरा ब्लड, ये है नॉर्मल ब्लड, ये है जी इब्राहिम का, इब्राहिम को है हीमोफीलिया। मेरे ब्लड में तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कि नहीं है? फैक्टर 8 है कि नहीं है? मेरे अंदर है है, सर। लेकिन इब्राहिम के ब्लड में नहीं है। इब्राहिम के ब्लड में नहीं है। मेरा पीटी एपीटीटी क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल। लेकिन इब्राहिम का एपीटीटी क्या है? हाई है। हाई है, क्योंकि इब्राहिम के ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। जब इब्राहिम का ब्लड को और मेरे प्लाज्मा, जब इब्राहिम के प्लाज्मा को और मेरे प्लाज्मा को, मतलब ब्लड को मिक्स करेंगे, तो क्या उसके बाद एपीटीटी नॉर्मल हो जाएगा? यस, इसका मतलब यह है कि इब्राहिम का एपीटीटी हाई आ रहा था। जब इब्राहिम के ब्लड के अंदर मेरे ब्लड मिक्स किया, मतलब प्लाज्मा मिक्स किया, जब इब्राहिम के प्लाज्मा में मेरा प्लाज्मा मिक्स किया, तो मेरे प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर्स जाने की वजह से इब्राहिम का एपीटीटी क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग स्टडी, कि जब आप किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, उसके प्लाज्मा को नॉर्मल पर्सन के प्लाज्मा के साथ मिक्स करते हो, तो एपीटीटी नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जब वो मिक्स होंगे तो एपीटीटी नॉर्मल हो जाएगा। तो मिक्सिंग स्टडी में एपीटीटी आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल हो जाएगा। आते मेरा तो ऐसा आवाज समझ आ गई इसकी, इस चीज की? यस सर। यस सर। जी, तो मिक्सिंग स्टडी में आपका एपीटीटी नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है हीमोफीलिया का? जो फैक्टर आपको लग रहा नहीं है ब्लड में, वो चेक करवा लो, सिंपल। तो आप उस फैक्टर का लेवल चेक करवा लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है हीमोफीलिया 8 है, या हीमोफीलिया ए है या बी है। जो फैक्टर आप चेक करवाना चाहते हो वो ब्लड में, ब्लड सैंपल दो, चेक करवा लो। तो व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट? फैक्टर ऐसे, आप फैक्टर ऐसे करवा लो, फैक्टर को स्टडी कर लो, आप उस फैक्टर को चेक कर लो, सिंपल सी बात। तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा जी ब्रोस? सेक्टर ऐसे। यस। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है आपके हीमोफीलिया का, अगर तो कोई माइल्ड ब्लीडिंग है, तो आप डेस्मोप्रेसिन दे दो, डेस्मोप्रेसिन। ये फैक्टर 8 के लिए लिखवा रहा हूँ बस, हीमोफीलिया ए के लिए लिखवा रहा हूँ, बी और सी के लिए नहीं। तो आप डेस्मोप्रेसिन दे दो, आप डेस्मोप्रेसिन दे दो। और अगर सीवियर ब्लीडिंग है, तो आप क्रायोप्रेसिपिटेट दे दो।
आप क्रायोप्रेसिपिटेट दे दो। बल्कि आप सिंपल इसको ना सिंपल याद रखो, हीमोफीलिया के पेशेंट में जो फैक्टर डेफिशिएंट है आप वो फैक्टर रिप्लेस करोगे। अभी अभी इतने ज्यादा चीजें याद नहीं रहनी उसको, बस बस सिंपल लिखो, जो फैक्टर डेफिशिएंट है वो फैक्टर आपको 22 से देना पड़ेगा। सिंपल जी ब्रोस, क्लियर आती है मेरा जोया समा। और सिर्फ फैक्टर 8 का Yes, याद कर sir. लो। फैक्टर 8 में अगर माइल्ड हो तो हम डेसिमोप्रेसिन से काम चला लेते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट को भी अंदर से काट दो। अभी वो फिर जो है वो काम खराब होगा, फिर मिक्स हो जाएगा सारा। तो जल्दी से मुझे Yes, बता sir. दो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। आप लिखोगे जो फैक्टर रिप्लेस है, जो फैक्टर डेफिशिएंट है वो दे दो। व्हाट इज द ट्रीट, अगर माइल्ड है हीमोफीलिया ए है, माइल्ड है, तो फिर आप क्या लगा दो आंसर। Desmopressin. इब्राहिम क्या क्वेश्चन था इसमें से। पर सिनेरियो था इसमें, सरकमसीजन हुई थी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी बच्चे की, और पूछा हुआ था। एपीटीटी हाई था। जी और सर। मिक्सिंग स्टडी भी था। मिक्सिंग स्टडी से एपीटीटी नॉर्मल हो गया। जी, हीमोफीलिया में कौन जी से स्टडी करवाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। ये था हमारा बॉर्न विलीपेंट डिजीज, सॉरी हीमोफीलिया। अच्छा उसके बाद आगे लिखें जी। उसके बाद आगे हमने जो इससे रिलेटेड पढ़ा है अभी हम यहीं पे कर लेते हैं। वारफरिन की हेडिंग दे दें, वारफरिन लिखें जी, वारफरिन। तो वारफरिन क्या करती है जी, एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। क्योंकि बाद में भी तो हमने करना है, अभी तो साथ आपको याद है। वारफरिन क्या करती है जी, एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आपका रेड्यूस विटामिन के जो होगा वो नहीं बनेगा। तो जब विटामिन के नहीं बनेगा रिड्यूस, तो आपका गैमा ग्लूटामाइल जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, गैमा ग्लूटामाइल जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो आपका काम नहीं करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं होगा। अच्छा ये था वारफरिन का मैकेनिज्म। वारफरिन के यूज क्या है, वारफरिन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। वारफरिन हम यूज करते हैं जी, वारफरिन ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। वारफरिन हम देते हैं कहीं भी किसी पेशेंट को हार्ट के वेल्व का कोई प्रॉब्लम है, तो जिस तरह हम वारफरिन देते हैं जी वेल्वुलर हार्ट डिसीजेज में, वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज में वहां पे हम वारफरिन देते हैं। इसके अलावा वारफरिन हम देते हैं जी एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में भी देते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन जिनके दिल की धड़कन ठीक नहीं होती, एफib वाले पेशेंट में, ताकि दिल में क्लॉट ना बन जाए। क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में हार्ट के अंदर थ्रोम्बस का रिस्क होता है और वो आपको फालिज का अटैक हो सकता है। वो खून का लोथड़ा दिल से निकल के ब्रेन में जा सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है। तो अगर एमसीक्यू आए एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करेंगे, Warfarin. एट्रियल फिब्रिलेशन वारफरिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्रग चाहिए वो बस दो ही है, पहले वाली वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो और एट्रियल फिब्रिले और वो आपका हो एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, वहां पे आपने वारफरिन ड्रग लगाना है। अच्छा उसके बाद आगे लिखें जी, वारफरिन जो है वो ओरल टैबलेट फॉर्म में होती है। वारफरिन का इफेक्ट आते आते आपको कई दिन लग जाते हैं, फौरी इफेक्ट नहीं आता। वारफरिन जब हम देते हैं तो पीटी मॉनिटर करते हैं, पीटी और आईएनआर। पीटी से ही आईएनआर कैलकुलेट करते हैं, वारफरिन से ही हम जो है वो पीटी आईएनआर मॉनिटर करते हैं। तो वारफरिन जो है वो आपकी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसे प्रेगनेंसी में देनी हो तो हेपारिन देते हैं। उसके बाद वारफरिन जो है वो आपकी जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रोटीन सी बहुत जल्दी कम हो जाता है, इसलिए वारफरिन इनिशियली आपकी क्या करती है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट करती है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट करती है। तो मतलब ब्लड क्लॉट बनाने को, इसीलिए वारफरिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है, स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है वारफरिन के स्टार्ट करने से। ये देख रहे हो ब्रो, जी ब्रो,
स्किन काली हो गई है, नेक्रोसिस हो गई। जी सर। अच्छा, इसीलिए इस चीज से बचने के लिए हम साथ क्या चीज का ब्रीच करते हैं? हेपरिन। हेपारिन का ब्रीचिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद वारफरिन जो है ना, वारफरिन जो है वो आपकी, इसका अगर हम बात करें इसकी साइड इफेक्ट की, तो ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। कोई भी एंटी कोगुलेंट ड्रग का साइड इफेक्ट आए तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? कोई भी एंटी कोगुलेंट ड्रग क्या करवा सकती है? मोस्ट कॉमन साइड ब्लीडिंग। इफेक्ट क्या होगा? Bleeding. ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। अच्छा, उसके बाद वारफरिन का अगर हम बात करें, तो वारफरिन जो है वो आपकी एंटीडोट इसका है विटामिन के। ओरल भी दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो। और अगर वारफरिन का फौरी रिवर्स करना है तो क्रायोप्रेसिपिटेट, तो या फिर आप जो है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अच्छा, उसके बाद एक मिनट होल्ड करना जरा, ये डाउट सा है, एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट, फिर मुझे बोल जाना, हमें फिर मुझे लग रखा है। एक चीज करेक्ट करो, जी सर। वो करेक्ट करें, पीछे जाके, पीछे जाएं जहां पे मैंने आपको वो टेबल शुरू में करवाया था। वारफरिन का एंटीडोट एफएफपी है, विटामिन के है, और मैंने आपको वहां पर क्रायोप्रेसिपिटेट लिखवाया था ना, जी सर। वो गलत है, लिखें, काटें उसको, ठीक है वहां पे सर। लिखो उसकी जगह लिखे पीसीसी। वो प्रो थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट लिखवाना था, वो मैंने क्रायोप्रेसिपिटेट गलती से लिखवा दिया, पीसीसी लिखो। अगर आपको वारफरिन ले रहे हो तो, और इमरजेंसी आपको उसका फौरी इफेक्ट खत्म करना है, या तो एफएफपी ऑप्शन में होगा, या लिखा होगा प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट। मैं गलती से क्रायोप्रेसिपिटेट लिखवा गया था। जी वारफरिन सर। के प्रॉब्लम में आपने एफएफपी देना है या पीसीसी देना है, इसको ओके करेक्ट कर सर। लें। आई एम सॉरी, मैं गलती से लिखवा गया था, कोई क्योंकि मसला नहीं पीसीसी के सर। अंदर वो फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9, 10। जो वारफरिन से इफेक्ट होते हैं ना फैक्टर्स, वो पीसीसी में होते हैं, 2, 7, 9, 10। क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं है, क्रायोप्रेसिपिटेट तो हीमोफीलिया में देते हैं। ठीक है, इसको जरा काट दो। तो करेक्ट कर लिया सबने ब्रोस? यस सर। यस सर। इसलिए अब मैं अगेन रिवाइज कर दूं ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर है। अगर वो वारफरिन का आपसे साइड इफेक्ट, वारफरिन का एंटीडोट पूछा, आपको विटामिन के, इमरजेंसी रिवर्सल किया है जी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो पीसीसी लिखा होगा, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट। और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट जो है वो आपका, अगर दोनों लिखे हैं पीसीसी भी और एफएफपी भी, देन चूज पीसीसी। क्लियर है? वो क्रायोप्रेसिपिटेट को जेन से निकाल दो। ओके सर। चलें आगे लिखें जी वारफरिन का। अच्छा, उसके बाद है जी, वारफरिन के साथ ना दूसरी ड्रग का इंटरेक्शन बहुत होता है, क्योंकि वारफरिन आपकी मॉनिटरिंग मांगती है, आईएनआर मॉनिटर करना पड़ता है वारफरिन के पेशेंट का। हमें कुछ दिनों के वक्फे से आईएनआर मॉनिटर करना पड़ता है इन लोगों का, वीकली या मंथली बेसिस में हमें आईएनआर देखना पड़ता है, क्यों? उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। जो पेशेंट आपका आईएनआर को कहे ना कि डॉक्टर साहब मैं नहीं आईएनआर मॉनिटर कर सकता, मुझसे हर महीने लेबोरेटरी में या हर हफ्ते लेबोरेटरी में पैसे नहीं दिए जाते, उसको वारफरिन आपने नहीं देनी। जो बंदा वारफरिन, अगर पेशेंट आपका कॉपरेट नहीं कर रहा, आपको फॉलो अप नहीं करवा रहा, अपना आईएनआर चेक नहीं करवा रहा, उसको वारफरिन क्या कर दो, बंद करके कोई और ड्रग दे दो। वारफरिन बहुत सख्त, वारफरिन के साथ आप पैनाडॉल नहीं खा सकते। पैनाडॉल खानी है तो लिमिटेड टैबलेट्स हैं, इससे ज्यादा वारफरिन के साथ आप, ये जो खट्टा सा फ्रूट आता है, क्या कहते हैं उसे, सिट्रस। बटा सा, क्या कहते हैं उसे, संतरा।
वारफेरिन के साथ आप डिस्प्रिन नहीं ले सकते, वारफेरिन के साथ आप सिप्रोनोविडेट गोली नहीं खा सकते, मल्टीपल ड्रग इंटरेक्शन। इसलिए वारफेरिन उसी मरीज को देनी है जो पढ़ा लिखा है या जो आपकी बात मान ले, जो फॉलो अप करे। इसलिए वारफेरिन का मल्टीपल ड्रग इंटरेक्शन है। वारफेरिन तो पैनाडोल के साथ भी सेफ नहीं है, हालांकि पैनाडोल वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग इन द वर्ल्ड, इजंट इट? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे, वारफेरिन बहुत सख्त ड्यूटी मांगती है। उसके बाद अगली ड्रग है जी हेपारिन। हेपारिन हेपारिन जो है वो हमारी कैसे काम करती है? हेपारिन हेपारिन दो तरह की होती हैं, एक होती है अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन और एक होती है हमारी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। एक अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन और एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो होती है ना, वो उनका नाम लिख लो। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो है वो उसमें आ जाती हैं जी आपकी, ये दो कॉमन आपको मिलेंगी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के अंदर, डेल्टीपेरिन एंड इनॉक्सापेरिन। इनॉक्सापेरिन क्लेक्सेन के नाम से इंजेक्शन आता है, जो लोग हाउस ऑफ कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा। इनॉक्सापेरिन एंड डेल्टापेरिन, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है। एक वो होती है जो, और ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन होती है, ये स्किन के नीचे जिस तरह इंसुलिन लगती है ऐसे लगती है। जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन होती है वो डायरेक्टली वेन में लगती है। तो जल्दी से बता दो, ये भी क्वेश्चन आता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, नॉक्सापेरिन, डेल्टापेरिन सबक्यूटेनियस के आईवी? Subcutaneous. सबक्यूटेनियस। आईवी कौन सी लगती है? हेपारिन फ्रैक्शनेटेड। Unfunctionate. फ्रैक्शनेटेड हेपारिन लगती है। अच्छा, उसके अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जो होती है वो आपकी आईवी लगती है। अच्छा, अब हेपारिन का मैकेनिज्म क्या है? हेपारिन एक्टिवेट करती है एंटीथ्रोम्बिन 3 को, एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करती है। हेपारिन किसको एक्टिवेट करती है? एंटीथ्रोम्बिन 3 को। फिर एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या करता है? हेपारिन क्लॉटिंग फैक्टर्स को कुछ नहीं कहते। हेपारिन आपके ब्लड में फैक्टर होता है एंटीथ्रोम्बिन 3, हेपारिन इसको एक्टिवेट करती है। एंटीथ्रोम्बिन 3 जब एक्टिवेट होता है फिर ये फैक्टर 2A और 10A को खत्म करता है, फैक्टर 2A और 10A को। तो टेक्निकली हेपारिन कौन से फैक्टर्स पे एक्ट कर रही है इनडायरेक्टली? So factor 2A and 3 2A and 10A। 10A. ए लगाना है साथ, जी सर। 2A एंड 10A। फैक्टर 2A को क्या कहे थे, क्या कहा था हमने? थ्रोम्बिन। इसका मतलब थ्रोम्बिन। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड क्लॉट ना हो तो इंट्रिंसिक पाथवे को पकड़ लो। इंट्रिंसिक पाथवे को पकड़ना है तो फैक्टर्स को पकड़ लो। अब जो ड्रग फैक्टर 10 को पकड़ेगी जाके या फैक्टर 2 को पकड़ेगी जाके, क्या आपका ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब वारफरिन ने क्या किया था? 2, 7, 9, 10 के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप पे नहीं होने दिया था ऐड, और विदाउट कार्बोक्सिल ग्रुप का फायदा ही कोई नहीं। इसलिए वारफरिन भी एंटीकोगुलेंट ड्रग है, हेपारिन भी एंटीकोगुलेंट ड्रग है। हेपारिन क्या करती है? जो फैक्टर 2 और 10 होते हैं उनको इनएक्टिव करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, बट खुद नहीं। किसको एक्टिवेट करवा के? Antithrombin 3. एंटीथ्रोम्बिन 3 को। हेपारिन के यूज लिखो। हेपारिन हम देते हैं जी एमआई में, हार्ट अटैक में। वो हार्ट अटैक हमने पढ़े थे ना, दो तरह के होते हैं, एक स्टेमी होता है और एक एनस्टेमी होती है। इसका हेपारिन हम देते हैं स्ट्रोक में, कोई फालिज का अटैक हो गया, इस्कीमिक स्ट्रोक में, अगर दिमाग की नाली बंद हुई है, लेकिन इससे पहले सीटी स्कैन करवा लेना है पेशेंट को। स्ट्रोक वाले पेशेंट को सबसे पहले सीटी स्कैन होता है, उसके बाद आपने दवाई देनी है, क्योंकि मे बी वो अंदर हेमरेज हुआ हो। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक होगा, अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, फिर तो नहीं ना देंगे हेपारिन, फिर तो ब्लीडिंग वर्स हो जाएगी। इसलिए हेपारिन sir. देंगे अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, अगर दिमाग की नाली बंद हुई है, फिर हम एंटीकोगुलेंट्स देंगे। अगर दिमाग की नाली फट गई है, हेमरेज हुआ है, फिर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स नहीं देते। बात समझ गए हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. कौन से स्ट्रोक में देंगे? हेमोरेजिक स्ट्रोक में एंटीकोगुलेंट्स ड्रग देते हैं या इस्कीमिक स्ट्रोक में? Ischemic। Ischemic.
इस्केमिक स्ट्रोक में। इसके अलावा हेपारिन हम कहाँ पे देते हैं? डीवीटी में। अच्छा, मैंने किसी की ड्रग और चॉइस ने अभी तक बताई? डीवीटी में देते हैं। हेपारिन प्रेगनेंसी में ड्रग और चॉइस है, जो भी मसला हो। प्रेगनेंसी में किसी भी मसले के लिए ड्रग देनी है तो हेपारिन। कोई भी आपको एंटी कोगुलेंट ड्रग प्रेगनेंसी में देनी पड़ रही है तो आपके पास हेपारिन, इनॉक्सापेरिन, डेल्टापेरिन वगैरह। अच्छा, हेपारिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामिन सल्फेट। अच्छा, उसके बाद हेपारिन का साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग। इसके अलावा हेपारिन क्या करती है? हेपारिन जो है ओस्टियोप्रोसिस भी करती है, हड्डियां भी इग्नोर करती है। हेपारिन देने से प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं हिट 1 एंड हिट 2। हिट 1 एंड हिट 2 मतलब हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओहो, हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओहो, लिखने पड़ना मुझे। हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दो 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 टेबल बनाए, एक तो लिखें टाइप 1, एक तो लिखें टाइप 2। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। एक तो हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 1 लिखें, एक तो हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 2 लिखें। तो हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 1 में प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर ही होते हैं। 1 लाख से कम नहीं होते। मतलब कम होंगे लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, होंगे 1 लाख से ऊपर ऊपर ही। और ये पहले 2 दिनों के अंदर ही हो जाती है। आप हेपारिन देते हो, विद इन 2 डेज प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हेपारिन बंद नहीं करनी, चलती रहो, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। लेकिन जो हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 2 है, ये आपकी हेपारिन देने के 5 से 10 दिन बाद प्लेटलेट काउंट कम होती है। 5 से 10 दिन बाद प्लेटलेट काउंट कम होती है, और इसमें आपकी प्लेटलेट 1 लाख से कम हो जाती है। इसमें आपके प्लेटलेट काउंट जो होते हैं 50% से ज्यादा लो हो जाते हैं। इस तरह भी आ सकता है कि जितने आपने हेपारिन स्टार्ट करने से पहले जितने प्लेटलेट थे, हफ्ते बाद देखा वो उससे आधे रह गए। 50% आपकी प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो जाए या 1 लाख से कम हो जाए, ये हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 है ये। अब हिट टाइप 2 बेसिकली होता क्यों है? इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। किसके अगेंस्ट? प्लेटलेट फैक्टर 4 के अगेंस्ट। तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं किस चीज के अगेंस्ट? प्लेटलेट फैक्टर 4 के अगेंस्ट। इसका मतलब जिन लोगों को हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 2 होता है ना, ये 5 से 10 दिन बाद होता है, और इन लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्लेटलेट फैक्टर 4 के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। इसलिए वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्लेटलेट फैक्टर 4 के अगेंस्ट जब एक्ट करती हैं, तो आपकी वो फिर स्प्लीन जो है इन प्लेटलेट्स को, हमने पढ़ा था ना, जिस चीज के साथ एंटीबॉडी लग जाए उसको कौन निकाल लेता भाई? कौन खींच लेता है? स्प्लीन। इसलिए प्लेन। स्प्लीन फिर उन मैक्रोफेजेस को खा लेगी, क्योंकि प्लेटलेट्स के साथ एंटीबॉडीज बाइंड हो चुके हैं। इसलिए इसमें आपने हेपारिन भोर ही बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप हेपारिन बंद नहीं करोगे, एक तो प्लेटलेट काउंट गिरेगी, ब्लीडिंग होगी, और दूसरा थ्रोम्बस बन जाते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाती है। हेपारिन, हालांकि हम हेपारिन क्यों दे रहे हैं? थ्रोम्बस ना बने। लेकिन अगर हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाए तो उल्टा थ्रोम्बस ज्यादा बनने लग जाएंगे। इसलिए हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या हेपारिन कंटिन्यू रखेंगे? नो सर। नहीं, बंद कर देंगे नो हेपारिन, सर। पूरी बंद कर देंगे। क्योंकि किस चीज का रिस्क होता है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का रिस्क होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर किसी को हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाए, हेपारिन बंद कर देंगे, क्या देंगे, स्टार्ट करेंगे? फोंडापारिनक्स। या ये हम ऑप्शन में हेपारिन के बजाय फिर ये देंगे,
या फिर हम देंगे अर्गेट्रोबन। अर्गेट्रोबन। तो ये पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर किसी को H2 हो गया, हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 हो गया है, तो बताओ जी अब क्या देंगे? आप उसके अल्टरनेट क्या दोगे? हेपारिन बंद कर दोगे, अर्गेट्रोबन दोगे? तो पहली ड्रग कौन सी थी? फोंडा। फोंडापाइनेक्स। प्रेगनेंसी में हेपारिन सेफ है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। तो आती मेरा जोया सामा, जल्दी से मुझे बता दो। जी इब्राहिम, इसका क्या क्या क्वेश्चन था? सर ये पूछा हुआ था कि सीक्यूडी के पेशेंट में कौन सी हेपारिन देंगे? फ्रैक्शन अनफ्रैक्शनेटेड लिख लो। जो जिन लोगों को किडनी फेलियर का पेशेंट होता है उनमें अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन देते हैं। और सर इसके अलावा प्रेगनेंसी में पूछा था लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन का क्वेश्चन था। प्रेगनेंसी में लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देते हैं, गुर्दों के मरीज को अनफ्रैक्शनेटेड देते हैं। और सर एंटीडोट थे इसमें। और प्रोटामिन सर और उधर विटामिन के। ठीक है। जी और सर, सर इस्केमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में भी हम हेपारिन देते हैं। और बस सर यही थे। ठीक है जी ब्रो, आती मेरा जोया सामा, सब लोगों को क्लियर है? यस सर। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है जी, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है इब्राहिम? क्या यूरिन में लॉस हो रहा होता है? प्रोटीन हो रही होती है यूरिन में लॉस। ये एंटीथ्रोम्बिन में तो प्रोटीन है। तो जी एंटीथ्रोम्बिन सर, 3, क्या जिस पेशेंट की प्रोटीन यूरिन में जा रही है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्या उसकी एंटीथ्रोम्बिन 3 नहीं यूरिन में जा रही? जी जा रही है सर। सर। यस सर। तो क्या जब एंटीथ्रोम्बिन 3 हो ही ना ब्लड में, हेपारिन देने का कोई फायदा होगा? नो सर। नो सर। यस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में हेपारिन देने का ऐसा कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज हेपारिन रिएक्ट करना है एंटीथ्रोम्बिन 3 के अंदर। लेकिन एंटीथ्रोम्बिन 3 और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट की यूरिन में लॉस हो रही होती है। क्लियर? जी सर। यस सर। उसके बाद आगे किस किस को यहां तक क्लियर है? यस सर। जी सर। बाकी लोग हूं करो। सर वो प्रोटीन कौन सी थी? एंटीथ्रोम्बिन 3। शाबाश, पूरी हेपारिन पढ़ ली, अब मुझसे पूछ रहे हो? सर वो जल्दी जल्दी में लिख रहा था ना इसलिए। तो उसके जी आती मेरा जोया समा, सारे हम समझ आ गई जी अगर तो सर। ये। यस सर। यस सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब फार्मा भी मैं इसके साथ ही आपको कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको वारफरिन समझ आ गई है कि कहाँ पे एक्ट जी करती सर। है, हेपारिन यस समझ आ सर। गई कहाँ पे एक्ट करती है। यस सर। जी सर। अच्छा आज मुझे ये बताओ, क्या हमने इंट्रिंसिक पाथवे एक्सटेंसिव पाथवे पे एंड पे फैक्टर 10 पढ़ा? फैक्टर 10 जो है वो फिर फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है। यस सर। यस सर। अच्छा जो भी ड्रग इन फैक्टर्स पे लगेगी वो एंटी कोगुलेंट ड्रग है, ऐसे ही है? वो फैक्टर 10 पे लगे, फैक्टर 2 पे यस सर। लगे, फैक्टर 7 पे लगे, जो भी ड्रग आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को टारगेट करेगी वो ड्रग का नाम क्या है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकॉम। एंटी कोगुलेंट ड्रग। जो ड्रग प्लेटलेट्स पे एक्ट करेगी उन्हें क्या कहेंगे? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। हम कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? एंटीकोगुलेंट। क्योंकि हम क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी पढ़ के आए हैं। यस तो सर। क्या अगर किसी पेशेंट की फैक्टर 10A को इनहिबिट कर दें तो ये एंटीकोगुलेंट ड्रग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अगर कोई ड्रग फैक्टर 10A को जाके इनहिबिट करे हिलाएगी सर। तो 10A इनहिबिटर ड्रग्स की हेडिंग दे दो। फैक्टर 10A इनहिबिटर ड्रग्स की हेडिंग दे दो। ये फैक्टर 10 इनहिबिटर ड्रग्स क्या करेंगे? फैक्टर 10 को जाके इनहिबिट कर देंगे, ताकि फैक्टर 10 जब इनहिबिट हो जाएगा, फैक्टर 10 जब इनहिबिट हो जाएगा क्या नहीं बनेगा आगे? टू। फैक्टर 2। फैक्टर 2A नहीं बनेगा। जब फैक्टर 2A नहीं बनेगा तो आपका थ्रोम्बस ऑटोमेटिकली। फैक्टर 10 इनहिबिटर ड्रग्स कौन सी हैं? अपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन, इडोक्साबेन, रिवारोक्साबेन, अपिक्साबेन। ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं? फैक्टर 10A को जाके इनहिबिट कर देती हैं। तो मुझे एक गाल बताओ सीधी सीधी, क्या ये ड्रग्स भी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं, यस और नो? जी सर। यस सर। क्या ये ड्रग्स फैक्टर 10A को इनहिबिट करके थ्रोम्बस बनने से रोक रही हैं, यस और नो? जी सर। यस सर। अब मुझे एक बात सिंपल से बताओ,
इनका यूज क्या है, ये है डीबीटी के ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए डीबीटी के ड्रग ऑफ चॉइस, क्या लिखोगे आंसर? फैक्टर 10 इनहिबिटर। सर इनमें से जो भी लिखी हो। एमिक्सिमाम, एडोक्सम। अच्छा, उसके बाद हालांकि डीबीटी में मैंने वारफेरिन भी लिखवाई है, लेकिन मैंने ड्रग ऑफ चॉइस कही थी। नो सर। और हालांकि सर डीबीटी में तो है नहीं, हेपारिन भी लिखवाई है, वहां पे हेपारिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं। अगर डीबीटी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो ये वाली ड्रग है। उसके बाद अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस लिखवाई थी कोई? नो सर। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपने ये ड्रग्स बतानी है। हालांकि एट्रियल फिब्रि हाँ, अब देखो जरा बातों पे गौर करना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो पूछे एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, एंटी कोगुलेंट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, आप लिखोगे वारफेरिन। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में एंटी कोगुलेंट ड्रग वारफेरिन लगाओगे। अगर अगर लिखा हो वेल्वुलर हार्ट डिजीज में ड्रग देनी है, फिर भी वारफेरिन लगाओगे। ठीक है। अगर लिखा हो एट्रियल फिब्रिलेशन है लेकिन वेल्वुलर नहीं है काज कोई, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो फिर आप लगाओगे ये फैक्टर 10 इनहिबिटर्स। अगर लिखा है प्रेगनेंसी में कोई मसला है, प्रेगनेंसी में क्या देनी है, लो मॉलिक्यूलर हेपारिन एंटीकोगुलेंट। ये इस तरह आपने लाइनें याद करनी है, ये कौन सी किस कंडीशन में देनी है। डीबीटी में ड्रग ऑफ चॉइस लिखी आ जाए तो आपने यही ड्रग्स देनी है। याद रहेंगे सब लोगों को चीजें जी ब्रो? यस सर। Yes, तो sir. अपिक्साबेन, सर जी इडोक्साबेन, ये फिर का क्या रिवारोक्साबेन, होता ये है? आप ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे दोगे? सर जब DBT और APT. फैक्टर पे कोई नहीं करेंगे। डीबीटी में देंगे और एट्रियल फिब्रिलेशन में। फैक्टर फिब्रिलेशन। A जी जी। सर जी ये फिर जब उसकी काज वल्वुलर हार्ट डिजीज नहीं होगी तब देना है? हाँ, अगर ए फिब वेल्वुलर हार्ट डिजीज लिखा है, ए फिब है साथ वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, अगर ए फिब और नॉन वेल्वुलर है, फिर आप क्या लिखोगे? एडोक्साबेन, रिवारोक्साबेन, अपिक्साबेन। जी ब्रोस, क्लियर है? Yes, sir. जी। तो ये 5-7 क्वेश्चन है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। गुर्दों का मरीज है जी, अनफैक्टेड हेपारिन। प्रेगनेंसी है जी, लो मॉलिक्यूलर हेपारिन। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, वारफेरिन। वेल ए फिब वेल्वुलर हार्ट डिजीज, वारफेरिन। अच्छा, ए फिब है नॉन वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ये 10 इनहिबिटर। डीवीटी है ड्रग ऑफ चॉइस 10 इनहिबिटर्स। जी ब्रोस, क्लियर? आगे चले। यस सर। सर Yes, sir. अच्छा, उसके बाद साइड इफेक्ट इनका मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग। इनका फायदा क्या है? पीटी, इनका पीटी और आईएनआर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। जो पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मैं वारफेरिन नहीं खा सकता, मुझसे पीटी आईएनआर मॉनिटर नहीं होना और ना मैं कर सकता हूँ, उनको फिर वो ड्रग्स दो, ये वाली। क्योंकि इन ड्रग्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, वाई फैक्टर 10 इनहिबिटर्स जो है वो ये बेटर क्यों है? बिकॉज नो नीड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ INR. आईएनआर। पीटी आईएनआर की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती 10 इनहिबिटर्स में। किस में जरूरत पड़ती है? वारफरीन। वारफेरिन में। Warfarin. इब्राहिम, इनमें से जो जो क्वेश्चन थे जल्दी से बताओ। सर डीवीटी का क्वेश्चन था ए फिर विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, और सर ये जो आपने एंड पे बताया है कि अगर कोई वारफरीन नहीं लेना चाह रहा तो उसे हम लोग फैक्टर 10 में दे सकते हैं। एंटीडॉट लिख लो इनका, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स का। इनका एंटीडॉट है एंडेक्सनेट। एंडेक्सनेट। गूगल को स्पेलिंग सही करने देना, गूगल ही मत अड़ गया। चले, ये एंटीडॉट है जी इसका, फैक्टर। अजान सुनने दो।
हमारी मगरब वाला मौलवी थोड़ा क्या है, थोड़ा स्लो है, टाइम लगेगा। क्यों है ये? हाँ, चाहे वो खाना बनाओ। लड़ाई झगड़ा गई? कहाँ पे? रोड पे? वो खैर है। वाई? कहाँ पे? डीएचए में? पुलिस नहीं आई? अच्छा, पूरी आ गई? लड़की बची? अच्छा, चले आगे लिखें जी, बाद में सुनाना स्टोरी, में पढ़ा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है स्टोरियों का। जी आगे चलें जी, रोज। Yes, जी sir. आते ना रोया सा। Yes, चले आगे sir. लिखें जी। सर अच्छा, नेक्स्ट है जी। अच्छा, इनमें एक तो आपको पीटी एपीटीटी आईना वगैरह मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी, अगले ड्रग जी। फैक्टर 10 इनहिबिटर हो गया, हेपरिन हो गई, वार्फरिन हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी अगली ड्रग, एंड जो फैक्टर 2 को पकड़ेंगे जाके। अब फैक्टर 2 को भी तो हम इनहिबिट कर सकते हैं ना। फैक्टर 2 को क्या कह रहे थे हम? थ्रोम्बिन। From तो फैक्टर 2 इनहिबिटर्स लिख दो या एंटी थ्रोम्बिन लिख दो? फैक्टर 2 इनहिबिटर्स। तो फैक्टर 2 इनहिबिटर ड्रग्स कौन से हैं जी? तो लिखें जी, जो डायरेक्टली फैक्टर 2 को जाके टारगेट करेंगे। हालांकि हेपारिन भी तो फैक्टर 2 को टारगेट कर रही है, लेकिन हेपारिन डायरेक्टली कर रही है। no, sir. नहीं, हेपारिन किसके थ्रू कर रही है? Antithrombin एंटीथ्रोमिन। through. हम पढ़ लें डायरेक्ट। डायरेक्ट जो फैक्टर 2 को पकड़ेगी, डायरेक्ट फैक्टर 2 ए इनहिबिटर ड्रग्स कौन सी हैं जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को जाके पकड़ेंगे? उन ड्रग्स के नाम लिखें जी। नंबर 1, तो जब फैक्टर 2 ए इनहिबिट हो जाएगा क्या नहीं बनेगा जी ब्रोस? वन नहीं नेटवर्क बनेगा ना, का पॉलीमर्स नहीं इशू। बनेंगे ना, मोनोमर्स नहीं बनेंगे। तो ड्रग्स कौन सी हैं? बाइलिरुडिन, बाइलिरुडिन, अर्गेट्रोबिन। अर्गेट्रोबिन कहाँ पे मैंने अभी दी थी पेशेंट को ड्रग? हिट Sir, 2 में। activity Hit 2 में, two. hit 2 में. यस, डेबिगेट्रन, डेबिगेट्रन। ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो आपकी फैक्टर 2 इनहिबिटर्स हैं। ये तीनों ड्रग्स आपकी फैक्टर 2 को इनहिबिट करती हैं, मतलब थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती हैं डायरेक्टली। बाइलिरुडिन, अर्गेट्रोबिन, डेबिगेट्रन। इनका भी फायदा क्या है पहले तो? नो नीड टू मॉनिटर आईएनआर और पीटी। अच्छा, ठीक हो गया। इनका भी यूज क्या है? हिट 2 में हम यूज करते हैं अर्गेट्रोबिन को, बाकी डीबीटी में दे सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में दे सकते हैं, बस ठीक है। साइड इफेक्ट क्या? ब्लीडिंग। इसका एंटीडोट लिख लो, एंटीडोट आता है पेपर में। और ये एंटीडोट सिर्फ डेबिगेट्रन का है, आई डेरू डेरूसीजुमाब।
अपना अपनी प्रोनाउंसिएशन है जी। तो आइडारुसिमाब ये एंटीडोट है, किस चीज का फैक्टर है? डायरेक्ट जो डायरेक्ट जो है ना टू इनहिबिटर्स, उनका एंटीडोट है, डेबिगेट्रन का एंटीडोट है। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ये एंटीडोट्स के। हेपारिन का एंटीडोट जल्दी ना दस दो। सर प्रोटामिन सल्फेट, वारफारिन का एंटीडोट विटामिन के, विटामिन के। और फैक्टर 10 इनहिबिटर्स का एंटीडोट? सर एडिनेक्सिड अल्फा, यस। और फैक्टर 2 इनहिबिटर्स का एंटीडोट? इडेनिक्सिसुमाब, इडारे। आइडारुसिमाब जी। ब्रो आती मेरा जो है सारे समझ आ गई। इनका Yes, फायदा क्या sir. है? एक है फायदा, इनका मेन फायदा एक है। की फायदा मेन पीटी एपीडीटी को मॉनिटर नहीं करना पड़ता, ईएनआर को मॉनिटर नहीं करना पड़ता। आगे चलें जी। Yes, sir. तो उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट ड्रग है जी। अब हमने कल जो थे प्लेटलेट्स के साथ, मुझे बताएं हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर एक रिसेप्टर थे एडीपी। जी सर। अगर एडीपी के रिसेप्टर्स को बुलाएं तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग होगी कि एंटी कोगुलेंट ड्रग होगी? एंटी प्लेटलेट अटैच नहीं होंगे ब्लड वेसल से। एंटी प्लेटलेट। यस। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स क्लॉटिंग फैक्टर्स को पकड़ती हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, उस ग्रुप को क्या कह रहे हैं? एंटीकोगुलेंट। जो ड्रग्स प्लेटलेट्स का एक्ट करेंगी उन्हें क्या कह रहे हैं? एंटी प्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट। और ये जो जाली बनाई थी एंड पे, जाली बनाई थी ना एंड पे, वो जाली किस चीज की बनी थी? फाइब्रिन। फाइब्रिन मैश की बनी थी ना। यस सर। अगर उस जाली को तोड़ेंगे ना, वो ड्रग्स है थ्रोम्बोलिटिक्स। वो भी हमने आगे करनी है। ये 3 कैटेगरीज याद रखना। ये अक्सर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पीजीआर को देखा है शेख जायद में, पीजीआर को नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीप्लेटलेट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोगुलेंट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बोलिटिक। ये 3 अलग अलग ड्रग्स हैं। जो प्लेटलेट्स को टारगेट करेंगे वो एंटीप्लेटलेट्स हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को कहीं पे पकड़ेंगी वो एंटीकोगुलेंट है, जो उस जाली को जाके तोड़ेंगी वो ड्रग्स कौन सी हैं? थ्रोम्बोलिटिक्स। वो है थ्रोम्बोलिटिक। वो जाली को बाद में तोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा अभी हम प्लेटलेट्स वाली पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स वाली ड्रग एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स लिखें। इनका समटाइम इन्हें एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, समटाइम ये भी कहते हैं ये अपना P2Y12 एंटागोनिस्ट ड्रग्स। P2Y12 से मुराद है एडीपी रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। P2Y12 एंटागोनिस्ट। ये ड्रग्स कौन सी हैं? डॉक्टर जोहा, न्यूरो वार्ड में क्लोपिडोग्रेल चल रही होती है मरीजों को? सर अभी तक नहीं क्लोपिडोग्रेल देखी। ड्रग इस्कीमिक स्ट्रोक वाले किसी को नहीं दी? अच्छा सर उसके दी बाद लिखें। होंगी ना, वो मेरा बेड नहीं था ना सर। ठीक है अभी आपको वो, हाँ बेड टू बेड वेरी कर सकते हैं। प्रेसुग्रेल ये भी एडीपी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। उसके बाद टाइकाग्रेल ये भी ड्रग। तो ये जो क्लोपिडोग्रेल, प्रेसुग्रेल, टाइकाग्रेल ये ड्रग्स क्या करती हैं? एडीपी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो मुझे एक बात बता दें, जब एडीपी के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो प्लेटलेट्स के ऊपर क्या नहीं आता? क्या आना था जो एडीपी के रिसेप्टर्स पे एक्टिवेट होने से आना था? GP2B/3 है। GP2B/3 हमने पढ़ा था ना। GP2B/3 तब आता था, उससे पहले क्या लगता था प्लेटलेट्स पे? रिसेप्टर्स, एडीपी रिसेप्टर्स। एडीपी रिसेप्टर एक्टिवेट हो, जब हम एडीपी के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे तो प्लेटलेट्स के ऊपर क्या नहीं आएगा? तो GB2B एंड 3 है जी ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A। 3A ये नहीं आएगा अगर आप क्लोपिडोग्रेल या प्रासोग्रेल टाइकाग्रेल दे दोगे। बात समझ आई सबको? सर। यस सर। कहाँ पे देते हैं ये ड्रग्स? ये ड्रग्स हम देते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में,
इस्कीमिक स्ट्रोक में। उसके बाद जब किसी पेशेंट को दिल के स्टेंट डलते हैं तो 1 साल तक पेशेंट एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रल ड्रग लेता है। डुअल एंटीप्लेटलेट, जब फॉर एग्जांपल जिले को हार्ट अटैक हुआ, जिले को हमने स्टेंट डाल दिया, तो जिले बाद में क्या लेगा? डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग लेगा। डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग में एक एस्प्रिन होगी और एक क्लोपिडोग्रल होगी। तो इसका मतलब अगर आप किसी को स्टेंटिंग करते हो, हार्ट के आर्टरीज में स्टेंट डालते हो, तो कितनी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पेशेंट लेता है? ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कितनी देर? 1 साल। 100। 1 साल। कौन सी दो? सर एस्प्रिन क्लोपिडोग्रल एंड प्लस एस्प्रिन। एस्प्रिन। 1 साल के बाद क्लोपिडोग्रल क्या कर देंगे? बंद। बंद कर देंगे। फिर सारी जिंदगी क्या खाता रहेगा? एस्प्रिन। एस्प्रिन। जी ब्रोस, क्लियर आते मेरा थोड़ा समझ? जी यस सर। सर। एस्प्रिन का ये इनका एटीपी रिसेप्टर ब्लॉकर का साइड इफेक्ट लिख लो, ब्लीडिंग। जी ब्रोस, प्रॉब्लम हो गया? जी सर। यस सर। आज मैं आपको थोड़ी देर पहले छुट्टी दे रहा हूँ। कल आपकी क्लास 2:30 है। कल कितने बजे आप लोगों की क्लास है? 2:30 बजे। सर बजट ठीक 2:30 है। बजे। 2 बजे। अभी थोड़ी छुट्टी कर लो। जी डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? यस सर। सर थैंक यू 3 बजे तक सर। ठीक सर नहीं है ठीक है, कल क्लास? का टाइम भी। डॉक्टर साहब 3 बजे कर लें? जी सर। चलें 3 बजे, कल आप लोगों की क्लास 3 बजे है जी। थैंक यू सर। चलें अभी छुट्टी कर सर लें, 2 बजे डॉक्टर नहीं साहब क्लास ठीक? में कर लें। नहीं, वो इन हाउस जॉब वालों ने आना होता है ना, ये है वो डॉक्टर जोहा है, जीशान है। ओके सर, चलो नो जी, प्रॉब्लम। ओके, जी अल्लाह सर 3 बजे ठीक है। हाफिज। जी ओके ओके, अल्लाह हाफिज।